चलिए, तो आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है पावर। ठीक है, पावर। ठीक है, तो ध्यान देना, ये जो पावर है ना, ये तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे। इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग पावर पढ़े थे, लेकिन वहां पर पावर का मतलब दूसरा था, यहां पर पावर का मतलब दूसरा है। वो पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये पावर ऑफ लेंस है। हम लोग पावर ऑफ लेंस यूज करेंगे। लेंस में देखेंगे कि लेंस में पावर का क्या रोल है। ध्यान देना, हम लोग तो पावर ऑफ मिरर भी बोल सकते थे, लेकिन मिरर का कोई पावर नहीं होता। असलियत में लेंस का ही पावर होता है। यानी हम लोग दो ही, जो हमारे पास दो लेंस हैं, है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, पावर ऑफ लेंस से पहले हम लोग देखते हैं कि पावर का मतलब क्या होता है ना। जैसे सिंपल सी बात है, हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग हाथी की बात करें और एक बंदर की बात करें, है ना, हाथी और बंदर में किसके पास पावर ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, हाथी में, है ना। हम लोग पावर किसके रेफरेंस में बोलते हैं? जिसके पास ताकत ज्यादा हो। नॉर्मली तो यही बोलते हैं ना, ज्यादा ताकत हो। ठीक है, अगर यहां पर लेंस है और यहां पर लेंस के आगे पावर लगा हुआ है, इसका मतलब लेंस में भी कहीं ना कहीं पावर होता है। अब कौन से लेंस में कितना पावर होता है वो अभी हम लोग समझेंगे। जैसे देखो, एक हमारे पास लेंस होता है ये वाला, ठीक है, ठीक है, बताओ ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स कि कॉनकेव? कॉन्वेक्स। और ये कौन सा है? कॉनकेव। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ऐसा बनाऊं, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। और ये क्या कहलाएगा? कॉनकेव लेंस। ठीक है, जो ऑनलाइन वाले हैं सभी को मेरी आवाज आ रही है ना ठीक से? मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ध्यान देना, अभी जो हम लोग, अब सिर्फ इधर देखना है और कुछ नहीं बात करना है, सिर्फ इधर। तो पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस का क्या पावर होता है? पावर नाम से ही समझ में आता है, ताकत, है ना। तो लेंस के पास भी कुछ ताकत होता होगा, है ना। अब ये क्या ताकत होता है, किस तरीके से हम लोग समझेंगे? ध्यान देना, मैंने यहां पर दो लेंस बना रखा है, ठीक है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है ना। एक जनरल भाषा से अगर पूछूं तो केस 1 में जो लेंस है और केस 2 में लेंस है, तुम बताओ इन दोनों में किसके पास ज्यादा पावर होगा? देख के लग रहा है, क्योंकि नीचे वाला मोटा है, नीचे वाला मोटा लेंस है, तो मोटा लेंस में ज्यादा पावर, पतले लेंस में कम पावर, है ना। एक मोटा बच्चा है और एक पतला बच्चा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मोटा बच्चा होगा उसके पास पावर ज्यादा होगा। किसके रेफरेंस में? छोटे वाले बच्चे के बदले में। बात समझ में आ रहा है? तो यहां अगर हम पावर बात कर रहे हैं, अगर हम पावर की बात कर रहे हैं, तो पावर के केस में भी कुछ यही होता है कि अगर मोटा लेंस होगा, मोटा लेंस, तो उसका पावर भी ज्यादा होगा, और अगर पतला लेंस होगा तो उसका पावर कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग जनरल भी देखे होंगे कि कुछ कुछ ऐसे पर्सन जो मोटा चश्मा पहनते हैं, है ना, जिनका ग्लास मोटा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास पावर क्या होता है? ज्यादा होता है ना। पावर ज्यादा होता है, उनको पावर ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन जो पतला चश्मा का लेंस पहनते हैं, यानी उनमें ज्यादा पावर नहीं है, कम पावर है ना। बात समझ में आ रहा है? पतला और मोटा से समझ में आ रहा है। लेकिन असलियत के इसके पीछे और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग को समझना होगा। असलियत में पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब ये होता है कि वो जो लेंस है उसके पास कितना पावर है, यानी कितना डिग्री है कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का, कन्वर्ज करने का या डाइवर्ज करने का। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। और जो कॉन्वेक्स होता है
सॉरी कॉनकेव जो होता है वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, लाइट को और ज्यादा फैला देता है। अब कौन कितना ज्यादा फैलाएगा, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों क्या है, कन्वर्जिंग है, दोनों सिकोड़ता है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सिकोड़ देगा, है ना, नीचे वाला, क्योंकि इसके पास पावर ज्यादा है। अच्छा इन दोनों में ज्यादा कौन छितरा देगा, है ना, नीचे वाला, क्योंकि नीचे वाले के पास पावर ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग को ये कैसे समझना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तुम लोग को समझना है कुछ इस तरीके से कि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। क्या होता है, 1/f। तो यहाँ f का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ, है ना, f का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ। और इसको हम लोग हमेशा किस में रखते हैं, मीटर में, हमेशा किस में रखेंगे हम लोग, मीटर में। तो पावर का फॉर्मूला हमेशा याद रखना क्या होता है, 1/f। f का मतलब होता है फोकल लेंथ। अच्छा 1 करके लिखा गया है तो इसका मतलब यही हो गया ना कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। इसका मतलब तो यही होगा ना, आखिर ये पावर आया है यानी 1/f है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, जब दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, यही तो होता है इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब समझना है, अब समझना है। चलो एक और बात बता देता हूं कि इसका पावर का ऐसा यूनिट मैं यहां लिख देता हूं, एसआई यूनिट, पावर का एग्जाम में आता है, ठीक है, वो क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। कैपिटल डी से डायोप्टर को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये किसका ऐसा यूनिट है, पावर का, समझ में आया, पावर का ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर, और हम लोग इसको डिनोट करते हैं डी से। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे थे, अगर किसी भी लेंस का पावर अगर ज्यादा होगा तो उसका फोकल लेंथ कम होगा, है ना। और अगर किसी भी लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर कम होगा। अब इस बात को समझो, बात को समझना, ये पतला है तो इसका जो सर्कल होगा ना, इसका सर्कल जो बनेगा वो सर्कल बड़ा बनेगा, और अगर ये मोटा है तो इसका सर्कल थोड़ा छोटा बनेगा। दोनों का सर्कल को देखो, दोनों का सर्कल में डिफरेंस है, बात समझ में आ रहा है। इसका सर्कल छोटा है, इसका कर्वेचर छोटा है, इसका कर्वेचर बड़ा होगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो ये तो ऑप्टिकल सेंटर होगा इसका O, है ना, यहां से बीच से क्या जा रहा होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से इसका भी जा रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका क्या हो गया O। अच्छा इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उन दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो क्या होगा, फोकस। बात समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें भी देख लो, यहां पर इसका क्या होगा, C1 या 2F1 भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इतनी बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा ध्यान देना, ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस की दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और इसमें देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी यही फोकल लेंथ होगा। अब थोड़ा सोच करके देखो, सोच करके देखो, इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, और इसका फोकल लेंथ कम है। इसका फोकल लेंथ ज्यादा है और इसका फोकल लेंथ कम है। तो अगर लाइट आएगा, अगर लाइट आता है, जैसे मान लो लाइट यहां पर आ रहा है, ठीक है, आने के बाद वो तो यहां से ऐसे कन्वर्ट करेगा, बात समझ में आ रहा है, ऐसे कन्वर्ट करेगा क्योंकि ये कन्वर्जिंग है। फिर यहां से अगर लाइट आ रहा है तो यहां से आपके बाद ऐसे कन्वर्ट करेगा, पहले रूल को फॉलो करेगा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करते हैं, तो अगर यहां से आ रहा है तो ये यहां से कन्वर्ट करेगा। अच्छा यहां पे बात करते हैं तो ऑप्टिकल यहां से आएगा और यहां से कन्वर्ट कर जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर तुम लोग देख रहे होगे, देखो जो कन्वर्जिंग है मतलब जहां पर इमेज बना वो ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर में बना है, यानी इसका फोकल लेंथ ज्यादा है। और यहां पर जो इमेज बना वो फोकल लेंथ यहां पर, यानी फोकल लेंथ इसका क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर फोकल लेंथ कम होगा तो ऑब्वियसली मतलब पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका फोकल लेंथ क्या है, इसका फोकल लेंथ कम है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा, है ना। और अगर इसका फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर क्या हो जाएगा,
कम। बात समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब यही है कि इसका पावर ज्यादा था, इसका पावर, ध्यान से समझना, इसका पावर ज्यादा था तभी तो लाइट को बहुत ज्यादा बेंड कर दिया। इसके पास पावर कम था इसलिए ये ज्यादा बेंड नहीं कर पाया। एग्जांपल से समझो, मान लो कि तुम लोग को इतना, हम ना आयरन वाला जो पतला सा स्केल नहीं आता, 15-20 रुपए का स्केल आता है, आयरन वाला स्केल आता है ना? अगर जिसके पास ज्यादा ताकत होगा पूरा बेंड कर देगा, करेगा कि नहीं? जिसके पास बहुत ज्यादा दम होगा, जिसके पास ज्यादा दम होगा मतलब ज्यादा पावर होगा, पूरा बेंड कर देगा। लेकिन जिसके पास ज्यादा ताकत नहीं होगा तो क्या वो पूरा बेंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज्यादा लाइट को बेंड किया है ना। ये लाइट को बेंड देखो, अगर यहां से लाइट जा रहा है ऐसे तो देखो इसका बेंडिंग कैपेसिटी, और इसका लाइट जा रहा है तो ये देखो एंगल, इसका एंगल और इसका एंगल में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ज्यादा बेंड है, ये थोड़ा कम है। नॉर्मल बात में समझो, थोड़ा सा फिगर में आगे पीछे है लेकिन समझो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कम बेंड किया तभी तो इसका देखो फोकल लेंथ इतना ज्यादा हो गया, और इसका फोकल लेंथ इसके मुकाबले इसका फोकल लेंथ क्या है? कम है। देखो इसका फोकल लेंथ अगर ये 2 सेंटीमीटर का होगा तो पक्का ये 4 सेंटीमीटर का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे क्या पता चला? इससे अल्टीमेटली यही पता चलता है कि जिसका फोकल लेंथ ज्यादा हो उस पावर कम होता है ना? कम होता है, यानी उसका जो लेंस होगा वो पतला होगा, है ना? और जिसका लेंस मोटा होगा तो उसका फोकल लेंथ कम बनेगा और पावर ज्यादा होगा। बोलो दिमाग में कॉन्सेप्ट गया कि नहीं? बात समझ में आए? वैसे केस इसका भी है। अगर यहां से लाइट आएगा, यहां तक आएगा ऑप्टिकल सेंटर, ज्यादा बेंड करेगा, ज्यादा बेंड मतलब रिफ्लेक्ट करेगा, है ना? ज्यादा स्कैटर करेगा। यहां पर आएगा तो ज्यादा स्कैटर नहीं करेगा। स्कैटरिंग देख लो, स्कैटरिंग देख लो। बात समझ आ रहा है? तो यहां से क्या पता चला? यहां से अल्टीमेटली यही पता चल रहा है कि जितना लेंस अगर मोटा होता है इसका मतलब पावर ज्यादा होता है। और ऐसा पावर ज्यादा क्यों होता है? पावर ज्यादा क्यों है? पावर ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसका फोकल लेंथ कम है। जिसका भी फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। क्योंकि कम कैसे हुआ? क्योंकि ये ज्यादा बेंड कर दिया ना, यहां से ज्यादा बेंड कर दिया इसलिए फोकल लेंथ इसका पास हो गया। इसके मुकाबले फोकल लेंथ देखो, इसका मुकाबले फोकल लेंथ देख लो। समझ में आया? तो असलियत में पावर ऑफ लेंस क्या होता है? जो हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे, क्या है? द डिग्री ऑफ द लेंस हैविंग कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर। पावर क्या है? आसान हो गया ना? हो गया ना? ठीक है।
तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऑफ ए लेंस इज नॉन एज पावर ऑफ द लेंस। मतलब पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस डिपेंड करता है कि कितने डिग्री पे किसी भी कोई भी लेंस कितने डिग्री पर एंगल को यानी उसको रिफ्रैक्ट कर रहा है, किसे कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पावर ऑफ द लेंस समझ में आया कि नहीं? है ना? इसका फॉर्मूला बस यही होता है, याद रखना है। इसका फॉर्मूला ये रहता है, ठीक है? ये इसका फॉर्मूला है, ऑब्जर्व करो। हमेशा क्या बताया गया? मीटर में करना है आपको हमेशा। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। बात समझ में आ गया ना? डाउट है? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर आप वहाँ पे 1/f के सामने डबल m लिखे हैं, p इक्वल टू 1/f। नहीं नहीं, डबल एम नहीं है, वो इन एन है। इन एम, आई एन, इन एम मतलब मीटर, ठीक है? वो एम दिख रहा है ना? चलो ठीक है, समझ में आया ना? यानी पावर ऑफ लेंस होता है कि अगर फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज्यादा होगा। फोकल लेंथ कम क्यों होगा? क्योंकि उसका पावर ज्यादा है, वो बहुत जल्दी क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा वो बेंड कर दे रहा है। समझ में आ गया ना? ये बात तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं इसको मिटा देता हूं। समझ में आया? हाँ बोलो सर। 1/20 को अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो -50 हो जाएगा। 1/20 को रेसिप्रोकल करेंगे तो नहीं, तो वो पावर में होता है। अच्छा, अच्छा, एग्जाम में पूछता है डिफाइन वन डायप्टर, ठीक है? वन डायप्टर, ठीक है? डिफाइन वन डायप्टर, ठीक है? अब ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो वन डायप्टर का मतलब क्या हुआ? वन डायप्टर तुम लोग ध्यान से समझना। अगर सपोज दैट कि, है ना, फोकल लेंथ को 1 मीटर मान लू या फिर 100 सेंटीमीटर मान लू, दोनों केस में क्या होगा? वन ही कहलाएगा, है ना? तो पावर इक्वल टू 1, ऊपर ये तो 1 है ही। अब मेरा फोकल लेंथ क्या हो गया? 1, क्योंकि 1 मीटर की जगह क्या लिखेंगे हम? 1। 1 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 1। तो यानी मेरा पावर क्या गया? 1। तो हमको पता चल गया कि वन डायप्टर का मतलब क्या होता है। वन डायप्टर का मतलब ये होता है कि अगर आपका फोकल लेंथ 1 मीटर के बराबर हो गया, अगर आपका फोकल लेंथ 1 मीटर के बराबर हो गया तो आपका डायप्टर कितना डायप्टर होगा? वो 1 डायप्टर होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर मेरा फोकल लेंथ 1 मीटर का हो गया तो सोचो, अगर 1/1 करता हूं तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 1। तो मेरा पावर क्या हो जाएगा? 1D। 1D का मतलब क्या हो गया? 1 डायप्टर। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात है कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इफ फोकल लेंथ of the lens is equal to 1 meter, then it is called one diopter, है ना? वन डायप्टर ऑफ द लेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि अगर मेरा फोकल लेंथ इक्वल हो 1 मीटर के, ठीक है, अगर 1 मीटर के बराबर हो, ठीक है, तो वो मेरा एक डायप्टर के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? हमेशा याद रखना कि फोकल लेंथ को किसमें हम लोग को कन्वर्ट करना होगा? मीटर में, ठीक है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये भी समझ लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, ठीक है? और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, ठीक है? ये कन्वर्जन मैथ में जानते होंगे, ठीक है? तो यही था
हमारा अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, लेंस है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में बस क्या करना है कि लेंस ऐड होता चला जाता है ना। तो पावर में पावर अगर इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो P1 प्लस P2 प्लस P3 सो ऑन, जितना भी होगा उसको उतना ऐड कर देना। ठीक है, ये कब, जब क्वेश्चन पूछेगा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंथ, समझ में आया। अच्छा, अगर हमसे पूछेगा 1/f इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का फोकल लेंथ प्लस दूसरे वाले का फोकल लेंथ प्लस तीसरे वाले का फोकल लेंथ एंड सो ऑन। बात समझ में आ रहा है, लेकिन ध्यान देना 1 में है ये सर, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, रेसिप्रोकल। बात समझ में आ रहा है, इस तरह का न्यूमेरिकल करवाऊंगा, बस फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला 3 फॉर्मूला है, बस 3 फॉर्मूला है। अच्छा, एक और बात जो इसमें आपको याद रखने वाला बात है, क्या हमेशा याद रखना कि जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, उसका पावर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बात समझ में आ रहा है, हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और अगर आपका लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस बात को एकदम समझ लेना, ठीक है। यानी कॉन्केव लेंस का पावर हमेशा -d में आएगा। d क्या है उसका, यूनिट डायप्टर, ठीक है, यूनिट में हमेशा क्या आएगा। अगर मान लो तुम्हारा आंसर आ गया सपोज दैट 1d, डायरेक्ट लिख देना 1d, और पूछेगा बताओ कि वो पर्सन कौन सा लेंस यूज कर रहा है, तो कौन सा, कॉनकेव, क्योंकि यहां पर आंसर पावर किसमें आया है, माइनस में। तो माइनस में पावर आने का मतलब ही है कि आपने कौन सा लेंस पहना है, कॉनकेव। लेकिन अगर आपका पावर पॉजिटिव में आ रहा है तो वो पर्सन कौन सा लेंस यूज कर रहा है, कॉन्वेक्स। तो ये पूरी कहानी थी किसकी, लेंस का, पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड। समझ में आ गया, डाउट है, हाँ बोलिए। आई से कम होता है तो उसमें जो रिजल्ट आता है उसमें जो टी नहीं लिखा है, जो आई से कम का रिजल्ट आता है। रिसिप्ट आता है, देखो उसमें लिखा नहीं रहता लेकिन वो रहता, यूनिट रहता है, वो नहीं बता रहा है जनता को, लेकिन उसको जो बना रहा है ना उसको जरूर पता है। बात समझ में आया, उसमें रहता है, उसमें देखो सिलेंडर लिखा रहता है, सिलेंडर CY, हाँ सिलेंडर लिखा रहता है, एक्सिस लिखा रहता है, ये सब चीज लिखा रहता है उसमें। ठीक है, ये मिटा दूं, ये तो कंप्लीट हो गया। एक लास्ट टॉपिक हम लोग का बच गया है, कौन सा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अभी आज वो भी देख लेंगे, अभी बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑनलाइन वाले किसी को डाउट है क्या, नो सर। नो सर। ठीक है, तुम लोग में से किसी को डाउट है, किसी को डाउट नहीं है, कैपिटल 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 डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी नहीं, कैपिटल डी।
मिटा दो, चल। देखो ध्यान देना, जिस तरीके से हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। और इस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो दिया था वो स्नेल लॉ यानी स्नेल के द्वारा दिया गया था, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था स्नेल लॉ, ठीक है। वो क्या था तो ध्यान देना, वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो ध्यान देना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, पहला लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन ए सेम प्लेन, ये पढ़े थे, पहला ये पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही पढ़े थे, ठीक है। एकदम ऐसे ही लॉ सेकेंड यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी काम आता है। अब ध्यान देना, हम लोग रिफ्रैक्शन में देखते हैं क्या है कि कोई एक मीडियम से इंसिडेंट रे आया है ना, ये नॉर्मल है, यहां से बेंड करता है या तो टुवर्ड्स नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यही ना होता है, ये एंगल आई और ये एंगल आई, नहीं होता है ना। तो पहला लॉ इसमें क्या है, पहला लॉ बोलता है, ध्यान देना, रिलेट करना रिफ्लेक्शन से, तो उसमें इसमें भी यही बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन ए सेम प्लेन। सही बात है, एकदम सही बात है ना, एकदम सही बात। यानी पहला वाला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलो, दोनों सेम होता है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी यही था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, तीनों का तीनों एक ही जगह आकर मिलता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन में भी। लेकिन जो दूसरा लॉ है ना वो दोनों में वेरी कर रहा है। क्या वेरी कर रहा है कि रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, एक मैथ का फंक्शन लगता है, मैथ का एक लगता है, ये वही बच्चे समझ पाएंगे जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, वो लोग को पता होगा एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन, थीटा के नाम से जानते होंगे ये, है ना, साइन, यानी इसमें लोग हैं कि साइन आई फॉर इंसिडेंट अपॉन साइन आर फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल लॉ, है ना, इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में ये पता चला कि एंगल साइन आई, साइन एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है, जो कि वैल्यू हम लोग लगाते हैं, तो साइन आई इक्वल टू साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां पर ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी का दूसरा नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो सकता है उस बच्चों के लिए जो अभी ध्यान नहीं देगा, अभी अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो ये टॉपिक तुम लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो सकता है, इसलिए मैंने इसको बोला है कि लास्ट में बताऊंगा, इसलिए मैं तुम लोगों को बोला था। इसलिए ध्यान से समझोगे ना तो बहुत इजी है, और ध्यान से नहीं समझोगे तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर कोई पूछेगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं तो बोलना 2, वैसे कोई पूछेगा कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कितने हैं तो बोलना 2, कोई पूछेगा कि बताओ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से होते हैं तो 2 होते हैं,
पहला होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन ऑन ए सेम प्लेन, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, अब मुद्दा ये उठता है कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया क्यों? ये मिटा देता हूं, ये मिटा दूं, ठीक है, जल्दी लिखो जो लिख रहे हैं। मिटा दो। मिटा देना, चल अब बताते हैं। देखो अब हम लोग समझ रहे हैं, अब हम लोग समझ रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एकदम ध्यान से कान खोल करके समझना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। ध्यान देना, ध्यान देना, हम लोग देखे हैं ना कि मान लो कि एक ऐसा प्लेन बना दिया है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं मीडियम 1 और इसको बोल देते हैं मीडियम 2, बोल देते हैं, दो मीडियम बोल देते हैं, है ना। और लाइट यहां से आया, ध्यान देना, लाइट यहां से आया और इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसा चला गया, ठीक है। और मैं पूछ लेता हूं फिरदौस से, फिरदौस तुम हमको बस ये बताओ कि 1 मीडियम और सेकंड मीडियम, इन दोनों में रेयरर कौन मीडियम है और डेंसर कौन है? नीचे वाला रेयरर है और ऊपर वाला डेंसर है। तुम बताओ जी। ऊपर वाला रेयरर है और नीचे वाला डेंसर है ना, सही बात। तभी तो रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम पे लाइट जाता है तो वो बैंड होता है टुवर्ड्स नॉर्मल, समझ में आया? वो बैंड होता है टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ, वो बैंड होता है, उसको बैंड नहीं होना चाहिए, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन रेयरर है और यहाँ डेंसर है इसलिए उधर मूव करता है। लेकिन हम लोग को कैसे पता चला कि ये रेयरर है, हम लोग को कैसे पता चला कि ये डेंसर है? तो ये पता कैसे चला, उसके लिए हम लोगों ने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेट किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम लोग या तो म्यू से डिनोट करते हैं या तो हम लोग एन से, है ना, या तो इसको म्यू, है ना, म्यू से डिनोट करते हैं, है ना, ये सिंबल है म्यू का, ध्यान देना। और या तो हम लोग एन से इसको डिनोट करते हैं, किसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। एक और बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं या तो इससे या तो इससे। बात समझ में आए? तो आखिर कौन सा मीडियम रेयरर है, कौन सा मीडियम डेंसर है, इसको सेट करने के लिए हम लोगों ने एक ऑप्टिकल डेंसिटी या बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक इंडेक्स सेट कर दिया। इंडेक्स का मतलब होता है नंबर सेट कर दिया, है ना, जिससे हम लोग पता लगा सके कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर है। अब देखो, अब फिर दोस्तों बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 लिख दूं, यहाँ पे 2 लिख दूं, है ना, मीडियम 1 मीडियम 2, और मैं कोई लाइट का रेस को ट्रेवल भी ना करूं, बस मैं बोल दूं ना कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान सपोज दैट आया है 2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है 3, है ना। तो बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा डेंसिटी है?
इन दोनों में किसके पास ज्यादा डेंसिटी है? नीचे वाले का। नीचे वाला ज्यादा क्या है? डेंसर। और ऊपर वाला क्या है इसके मुकाबले? रेयरर। देखो नंबर से पता चल गया ना। क्या उसमें लाइट ट्रेवल करने की जरूरत पड़ी? लाइट ट्रेवल करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लाइट ट्रेवल करवाए तो फिर दोस्त चित हो गया। लेकिन अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बता दिए तो क्या हुआ? तुरंत बता दिया, है ना। तो इसलिए रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को हम लोग क्या कर दिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करवाते हैं, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि कौन सा मीडियम कितना ज्यादा रेयरर है और कितना ज्यादा डेंसर। बात समझ में आया? उसके लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करते हैं। तो असलियत में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? असलियत में अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो ये सिर्फ क्या है, बस इतना सा समझो कि बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट रेज। मतलब कोई लाइट रे कितना ज्यादा बेंड कर रहा है वो उसका उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कोई लाइट बहुत ज्यादा बेंड कर रहा है मतलब उसका बहुत ज्यादा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। कोई भी लाइट रे अगर बहुत ज्यादा बेंड कर रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा बेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। और कोई लाइट रे अगर अगर कम बेंड कर रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? कम। बात समझ में आ रहा है? यानी बेंडिंग जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा बेंडिंग कैपेसिटी, है ना। उतना ज्यादा, बात समझ में आ रहा है? जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम बेंडिंग कैपेसिटी, उतना कम वो क्या करेगा? बेंड करेगा। बात समझ में आया? अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यानी ज्यादा बेंड हो रहा है इसका मतलब वो डेंसर है, और कम बेंड हो रहा है इसका मतलब वो रेयर है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी ऐसा मीडियम है जहां पर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं तो उस लाइट को जाने में क्या वो आराम से चला जाएगा या उसको दिक्कत होगा? जाने में दिक्कत होगा, ज्यादा स्पीड से नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर ज्यादा डेंसर वो मीडियम नहीं है, बहुत कम मीडियम है उसमें, तो वहां पर लाइट बहुत तेजी से ट्रेवल करता है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझ में आया कि जो डेंसर मीडियम होता है वहां पर लाइट जो होता है, लाइट उसका स्पीड जो होता है वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? और अगर कोई रेयरर मीडियम है तो वहां पर जो लाइट का स्पीड है वो क्या हो जाता है? वो फास्ट हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, लेस और मोर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ रहा है? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि लाइट कितना ज्यादा बेंड करेगा, और बेंड लाइट तभी करता है, वो डिपेंड करता है कि रेयर मीडियम है कि डेंसर मीडियम, है ना। अगर मेरे पास ज्यादा डेंसर मीडियम है, रेयरर से डेंसर में आ रहा है, ध्यान देना, रेयरर से डेंसर आ रहा है, खाली जगह से भीड़ वाले जगह पर आ रहा है, तो गाड़ी और का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। नहीं बढ़ेगा तो फिर लोगों का पिटाई बढ़ेगा कि भाई भीड़ भाड़ में तुम इतना चलाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर अगर मेरा गाड़ी भीड़ वाले इलाका से खाली वाले इलाके में जा रहा है, यानी डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो गाड़ी का स्पीड यानी लाइट का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो यानी कब लाइट का स्पीड बढ़ेगा घटेगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट। लाइट कितना ज्यादा बेंड किया, लाइट कितना ज्यादा बेंड किया, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ये हम लोग नंबर के रूप में निकाल लेते हैं। अच्छा, देखकर तो तुम ऐसे ही बता दोगे, है ना, कि अगर लाइट आ रहा था, अगर लाइट आ रहा था, आने के बाद
वो क्या हुआ, वो टुवर्ड्स नॉर्मल में बेंड कर गया। तो देख के पता चल गया कि ऊपर वाला मीडियम रेयरर मीडियम है और नीचे वाला मीडियम डेंसर मीडियम है। लेकिन जिसको देख के नहीं समझ में आ रहा है, मैथमेटिकली वो देख के समझ सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन इन दोनों के मुकाबले, अपने ही दोनों में कौन रेयरर है और कौन डेंसर है। बोलो समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? डाउट है? पक्का ना? सबको समझ में आ रहा है? अब इसको पढ़ना और लिखना थोड़ा ध्यान से समझना। ये सारी बातें समझ में आई कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं। डेंसिटी वही बात, कितना ज्यादा डेंस है ना? अगर कम डेंस है तो रेयर है, ज्यादा डेंस है तो उसको डेंसर कहते हैं। समझ में आया? और उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। इसको डिनोट करते हैं या तो म्यू से और या तो एन से, है ना? इसका कोई यूनिट नहीं होता। किसके जैसा है? याद करो, जो हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते थे ना लाइट में, तो मैग्निफिकेशन में कोई यूनिट नहीं डालते थे, तो उसी तरह इसमें भी कोई यूनिट नहीं डालते हैं। बोलो ईमानदारी से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से? किसी को डाउट नहीं है? इधर पूछ लेता हूं। नाहिद, कोई डाउट है तुम्हें? नो सर। ठीक है। रौनक, सानिया, तुमको कोई डाउट है? अच्छा, नफीसा, तुमको कोई डाउट है? नो सर। नूर सबा, तुमको कोई डाउट है? सर किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ, डाउट बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो बेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, यहां पर ज्यादा बेंड करेगा, ज्यादा बेंड करेगा। तुम ऐसा बताना, देखो एक ये लाइट था, इसका एंगल देखो और इसका एंगल देखो, बताओ इन दोनों में ज्यादा लाइट किस पे बेंड किया है? सेकंड वाले में। यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मुकाबले क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं समझ में आया? समझ में? पक्का सबको समझ में आ गया? अब समझ में तो आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ना ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, ध्यान देना। मैं मिटा दूं ना इसको? ध्यान ध्यान देना। ये लाइट का स्पीड के हिसाब से देखना, लाइट का स्पीड के हिसाब से देख लेना कि रेयरर मीडियम होगा तो लाइट का स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? रेयरर मीडियम होगा। और रेयरर मीडियम में क्या होता है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कि कम होगा? रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि पार्टिकल कम है तो इसलिए वो ज्यादा बेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? हो गया? चलिए अब
अब देखो ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, स्पीड ऑफ मीडियम, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 मीडियम 2, क्योंकि कभी भी बात होगा तो दो ही मीडियम होगा, क्योंकि लाइट या मीडियम में रहेगा या तो दूसरे मीडियम में आएगा, दो ही मीडियम में रहेगा, है ना, या तो एक मीडियम से दूसरा जा रहा होगा यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में, या तो फिर तो 2 से 1 की ओर जा रहा होगा। ये नॉर्मल है, समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ने का तरीका देखो, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है, फॉर्मूला तो ये लगेगा, इसको पढ़ने का तरीका लिखेंगे या पढ़ेंगे, इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू। एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आएगा, ऐसा लिखा हुआ, बस इतना लिखा हुआ आएगा, इसी से ये बनेगा और इसी से ये बनेगा। बात समझ में आ रहा है? जो पहला रहता है उसको नीचे लिखते हैं, जो भी मीडियम रहेगा वहां पर, और ये रहेगा तो इसको ऊपर लिखना हो। बात समझ में आ रहा है? अच्छा यहां पर देखो ये 2 है ना, तो ये नीचे चले गया और ये 1 ऊपर आ गया। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं किससे, फैजान से। फैजान हमको बताना, ठीक है, उसको पढ़ना, ठीक है, पढ़ना। यहां लिखा हुआ है वाटर, पढ़ो तो इसका कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम सही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। बात समझ में आया? ठीक है, तुम हमको बताना फॉर्मूला, है ना, कैप बताएगा फॉर्मूला। चलो कैप बताओ, उसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन यहां तो साफ पता, ग्लास ऑफ वाटर, क्या बोल रहे हो तुम बताओ जी, बोलो स्पीड ऑफ लाइट इन, बताओ देख लो, वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, देख लो अभी पढ़ा है जस्ट, यानी याद रखो जो जस्ट इसके पहले रहता है, जो जस्ट इसके बाद, उसको हम लोग को कहां रखना, और जो बाद वाला रहता है उसको कहां रखना है, ऊपर। तो जस्ट इसके बाद कौन था, ग्लास, तो ग्लास को कहां रख देना है, नीचे, और वाटर को कहां रख देना है, ऊपर। ये बन गया फॉर्मूला, लेकिन स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा। अब इसी को घुमा करके और कैसे बोलेगा, इसी को घुमा कर देखो, या तो वो ये बोल देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, पॉइंट लगा देगा, वाटर, और या तो बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या बोल देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो तीनों तरीका देख लो लिखने का, बात समझ में आ रहा है, समझ में आया? ये तरीका है, ये तरीका है तीनों का, या तो वो ऐसा लिखा देगा, यहां पे डॉट लगा देगा, मैं डॉट लगा देगा, ठीक है, या तो ऐसा देगा, या तो ऐसा देगा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, तीनों। हाँ पहले वाले जगह से, हाँ कुछ भी ले सकता है वो अपने हिसाब से, है ना। 1 2 लिखेगा तो वो मीडियम की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन में मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात करेगा, है ना। और अगर वो ग्लास वाटर, डायमंड ग्लास, है ना, या और भी कुछ कुछ की बात करेगा, है ना, एयर का, है ना, जो 3 हम लोग देखे हैं अभी तक नॉर्मली, उन्हीं तीनों में से पूछता है। वही तो बात है, कंफ्यूज ना हो इसलिए तो ऐसे ही पूछ सकता है, ध्यान देना, यहां लिख देगा वाटर
और यहां लिख देगा ग्लास। तो इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो जो पहले होगा ना उसको नीचे लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? मतलब जो पहले लिखा रहता है उसको नीचे लिखेंगे, यानी लेकिन उसमें स्पीड में लिखेंगे, स्पीड यानी स्पीड ऑफ लाइट में लिखेंगे उसको। समझ में आ रहा है? और जो ऊपर लिखेंगे वो बाद वाला लिखते हैं। लेकिन अगर ये आगे चला गया तो, अगर आगे चला गया तो क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि ये जो रहता है वो नीचे जाता है, ये नीचे जाता है, ये ऊपर रहता है, यानी पहला वाला पहले, बाद वाला बाद। बात समझ में आ रहा है? जल्दी से ऑब्जर्व करो इसको। हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाहिद समझ में आया? यस सर। रौनक सानिया समझ में आया? नफीसा समझ में आया? यस सर। नूर सबा समझ में आया? यस सर। साहिल कनेक्टेड है, सबको समझ में आ रहा है? देखो पढ़ने का मैं बार बार बता रहा हूं कि ऐसा समझ लो कि ऐसा जो ये पहले है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो पहले है वो ऊपर चला जाएगा पहले, और जो बाद में है वो बाद में चला जाएगा। अच्छा इसको लिखने का ऊपर नीचे तरीका भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखा होता तो तुम्हें और अच्छे पता चल गया, ऊपर है यानी ऊपर रहेगा, नीचे है मतलब नीचे रहेगा। लेकिन कहां फंसोगे, जब दोनों बगल बगल में दे देगा, तो जो जस्ट पहले दिया है मतलब जस्ट बगल में, तो वो नीचे चला जाएगा, और जो सबसे लास्ट में है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। बात समझ में आ रहा है ना? यहां पर मीडियम है, यहां तो पूरा मीडियम का नाम दे दिया है, यहां मीडियम का नंबर दिया हुआ है, तो यहां दिया है 2 1, तो 2 चला गया नीचे मीडियम 2, और ऊपर आ गया कौन, मीडियम 1। यहां पर देखो 1 2, तो 1 कहां चला गया, नीचे, और 2 कहां आ गया, ऊपर। स्पीड ऑफ लाइट तो लग ही जाएगा। इतना बात समझ में आया? सबको समझ में आ गया? अब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं। बस अब खत्म हो गया चैप्टर, मिटा दें? चलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना? और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ज्यादातर एग्जाम में एब्सोल्यूट आता है, ज्यादातर, लेकिन ये कोई वो नहीं है, कुछ भी आ सकता है ना? अच्छा, इसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट में देखो अंतर क्या है, बस अंतर देखना कि रिलेटिव में जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात करेंगे बस। तो यानी क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसका मतलब, इसका अगर ऐसा बना हुआ होगा तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा गया होगा, इसका लिखा गया होगा पहले, क्योंकि जो नीचे है उसको पहले यानी 2 1 ऐसा वाला होगा, है ना? इसका मतलब ये, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ने का तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यही है ना? यानी लिखा हुआ एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं पढ़े ना वो एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, तो उसको देख करके फॉर्मूला लिखना होगा तुम लोगों को। बात समझ में आया? तो रिलेटिव होगा, अगर रिलेटिव होगा तो तुम लोगों को दोनों को रिलेट, यानी दोनों सेम मीडियम में होगा, मतलब मीडियम मीडियम ही लिखा रहेगा एग्जाम में, एग्जाम में दोनों क्या लिखा रहेगा, मीडियम ही लिखा रहेगा, है ना? लेकिन एब्सोल्यूट में देखो क्या बनता है, एब्सोल्यूट में फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट
इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब यहां पर कोई भी दूसरा मीडियम हो जाएगा, कोई भी मीडियम। इसका मतलब हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखने वाली बात क्या है कि एब्सोल्यूट में एयर आएगा ही आएगा। अगर एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन में एयर का स्पीड दे दिया है तो समझ लेना कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव का बात नहीं कर रहा है, वो किसका बात कर रहा है? एब्सोल्यूट का। बात समझ में आ रहा है? अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बात कर रहा है तो याद रखना एयर में आएगा ही आएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में कौन सा? स्पेशली वैक्यूम, है ना? एयर में कौन सा? स्पेशली वैक्यूम। समझ में आ रहा है? वैक्यूम की बात होगी तो अगर दे या ना दे तुम लोग को पता होना चाहिए कि स्पीड का लाइट जो होता है ना, इन वैक्यूम क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखना हमेशा यही होता ही है ना? स्पीड यानी लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम में, लाइट का जो स्पीड है ना, किसमें? वैक्यूम में। ये एयर जो है ना वो वैक्यूम की बात कर रहा है तो उसमें कितना होगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये अगर नहीं मिले इसका वैल्यू तो आपको समझ लेना है कि कितना आंसर लिखना है। ऊपर में हम लोग को 3 इंटू 10⁸ ही लिखना है, ठीक है? अच्छा, सेकेंड वाला तो तुमको दे ही देगा तो दोनों को डिवाइड कर देना बस, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये दो फॉर्मूला है। रिलेटिव में दोनों मीडियम रहेगा, दोनों मीडियम रहेगा, और एब्सोल्यूट में एक एयर रहेगा और कोई भी मीडियम हो सकता है, चाहे आपका ग्लास हो, चाहे वाटर हो, डायमंड हो, कुछ भी हो, लेकिन एयर तो इसमें रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर वो रिलेटिव की बात करेगा तो बोलेगा ग्लास विथ वाटर, डायमंड विथ वाटर, या एयर विथ वाटर, ऐसा कुछ दे देगा। मीडियम दो का बात करेगा। बात समझ में आया? और अगर एयर सिर्फ एयर बोल देता है, वैक्यूम की बात कर देता है तो तुमको तो क्या निकालना है? एब्सोल्यूट। बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन गारंटी आएगा। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, और कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, याद रखना उसका कोई भी यूनिट नहीं देना है, और उसको या तो म्यू से डिनोट करना है या तो एन से डिनोट करना है। पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, समझ में आ गया है ना? यानी हम लोगों ने, ध्यान देना, मिरर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल सीखे, है ना, कि मिरर का कैसे न्यूमेरिकल आता है। हम लोग लेंस का भी बहुत सारा न्यूमेरिकल देख लिए। यानी अभी हम लोग का क्या न्यूमेरिकल बचा हुआ है? एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल और एक पावर का। यानी जो सैटरडे क्लास होगा उसमें हम इन्हीं दोनों का न्यूमेरिकल करवाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम लोग समझ में आया? तुम लोगों को नाहिद समझ में आया? रौनक समझ में आया? नफीसा समझ में आया? यस सर। ठीक है, नूर सबा समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो फाइनली ये टॉपिक खत्म हो गया, एज वेल एज ये चैप्टर भी खत्म हो गया। चैप्टर खत्म हो गया लेकिन अभी न्यूमेरिकल बाकी है। समझ में आया? न्यूमेरिकल बताऊंगा, और आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में अपने जितने भी डाउट्स हैं उस डाउट्स को क्लियर कर लेना। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि जब इसका टेस्ट होगा, क्योंकि उसके बाद कुछ दिन के बाद हम टेस्ट लेंगे इसका, तो उस टेस्ट में हमको ये मत बोलना कि हम ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े, इसलिए याद रखना सारा प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आ गया? तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब कल क्लास नहीं होगा, अगर होगा बाय चांस, क्योंकि होने का बहुत कम चांस है या ना के बराबर, ठीक है? अगर होता है तो मैसेज जाएगा, नहीं तो ज्यादातर चांस है कि नहीं होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब लोग मिलेंगे। अच्छा, सैटरडे को किसी तरह का टेस्ट नहीं होगा इस बार। सैटरडे को सिर्फ न्यूमेरिकल लूंगा, और वो भी कोई भी लेंस और मिरर का नहीं लूंगा, सिर्फ पावर बताऊंगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पावर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, यूनिट क्या है, सबसे पूछूंगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, पावर का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पेशली। तुमको समझ में आया कि नहीं? तुम्हें समझ में आया? तुम तीनों को? हाँ, तुमको ज्वाइन कर देंगे, हम तुमको भेज देंगे। समझ में आया? तुम दोनों को समझ में आया? तुम तीनों को?
आ गया समझ में तुम तीनों को? आ गया ना? चलो ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग सैटरडे को और हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं। ऑनलाइन वाले तुम लोगों को भी समझ में आ गया ना? कोई डाउट है क्या? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, एक तरफ कर दो। दरक्षा तुम तो बहुत दिन से एब्सेंट थी, तो फिर वो कैसे कंप्लीट करोगी? वीडियो देखोगी? देखना, दोस्त भी हैं तुम्हारे, पहले पता करने की कोशिश करना, है ना? और नहीं आएगा तो फिर हम हैं, तो हम बताएंगे। हाँ ठीक है, कोशिश करना, नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक है? वैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये वाला तो समझ में आ गया ना? मिरर में तुम थी ना? मिरर में थी, लेंस में नहीं थी, तो मिरर आ गया तो लेंस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करना, नहीं आएगा तुमसे पूछ लेना, ठीक है? अच्छा, ऑनलाइन वाले तुम लोगों को कोई डाउट है? वालेकुम सलाम। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे आप सैटरडे को। सैटरडे को हम लोग टेस्ट नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो हमारा पावर है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रैक्टिकल, ठीक है? यानी न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है? यस सर। ओके बाय।